बताता हूं आपको कि कैसे क्या सीखी जा सकती है। कि ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन पर कभी इसके आसपास भी अपने है तो अपने हाथ पांव नहीं फूले, क्योंकि जैसे है ना, आपको खूब बार लोग है ना यूं कहते हुए मिल जाएंगे। जैसे पिछली बार ही जो मेंस हुआ था तो कोई आपका देगा कि अब है ना वो कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं उससे पेपर नहीं आता है, तो कि अब थोड़ा लेवल है। तो क्या मतलब लेवल कैसे हो सकता है कि कोचिंग वाले क्या ऐसा गलत पढ़ा देते हैं कि वो लेवल के अंदर आ ही नहीं पाता है? क्या कोचिंग वाले जहांगीर का बाप अकबर नहीं बताते? वो जहांगीर का बाप चेंज कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरे थोड़ा तुम पेपर देखोगे ना तो तुम्हें थोड़ा पता चलेगा। तो वो मैं और वो भ्रांतियां जो है वो मैं दूर कर देता हूं। ऐसा कोई बात नहीं होती। कोचिंग नहीं, मैं तो कहता हूं किसी कोचिंग नहीं की हुई हो बच्चे की, उसने जो कुछ पढ़ा हो उसमें से ही चीजें आती है। उसने भले कोई नोट्स पढ़ लिए हो, भले कोचिंग ली हो उसने, या उसने कोई भी किताब पढ़ ली हो, जैसा वो पढ़ के जाता है वैसा ही क्वेश्चन आता है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है, वो अपने आपको क्वेश्चन के हिसाब से वहां पे ढाल नहीं पाता, बस इतना ही लफड़ा हो जाता है। वो ढालना कैसे वो मैं अभी अगले जितनी देर तक ये अपना डिस्कस चलेगा मैं बता दूंगा। मैंने एक दिन और अच्छी सी आपको एक बात बताई थी। मैंने एक बात आपको बताई थी कि दो चीजों में, एक तो मॉडर्न इंडिया में और एक वर्ल्ड हिस्ट्री में, मैंने आपको कहा था दो ही प्रकार बड़े क्वेश्चन के बारे में कहा था कि दो ही प्रकार के बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। या तो कोई कारण पूछेगा या कोई परिणाम पूछेगा। इसके अलावा नई चीज नहीं बनेगी। तीसरा मैंने कहा था कभी कभी जो नई चीज बन जाती है वो बनती है स्वरूप, मतलब नेचर, इंपैक्ट का दो, इफेक्ट का दो, रिजल्ट का दो, कॉन्सिक्वेंस का दो, कॉजेज का दो, रीजंस का दो, जो आपको मानना हो। आरएस में वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता सीधा सीधा, आईएएस वाला उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देता है। आपको देखना पड़ता है कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। अब यदि मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन था, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, या आपके पास पेपर होगा वहां से देख रहे होंगे आप। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर है कि महाराजा रणजीत सिंह डाइड इन 1839। बहुत सिंपल सी एक लाइन लिखी है अगले ने, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में। आपने काम भी जानते हैं, क्या बता रहे हो इसमें? His death was the signal for an outburst of anarchy all over the पंजाब। उनकी मृत्यु पूरे पंजाब के लिए अराजकता के विस्फोट का संकेत था। यदि आप, जब मैं क्लास पढ़ा रहा था उस टाइम यदि आपने सोचा हो तो मैं शायद इस सेंटेंस को कई बार बोलता हूं कि यार आप देखिए पंजाब के बारे में कि 1839 में रणजीत सिंह जी की मृत्यु होती है और मात्र 10 साल के अंदर अंदर पंजाब का विलय हो जाता है। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु है और 1849 में पंजाब अंग्रेजी साम्राज्य का ग्रास बन गया था। पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य द्वारा विलय कर लिया गया था। इसका मतलब इन 10 सालों के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो गया। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है कि पंजाब के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय के कारण बताइए। मृत्यु के बाद की बात कर रहा है ये अपने आप के अंदर। मृत्यु के बाद अराजकता फैली, अराजकता से क्या हुआ, उसका विलय हुआ। आप, या मैं इस क्वेश्चन को और चेंज कर दूं तो मैं इस क्वेश्चन को यह बना सकता हूं कि रणजीत सिंह की मृत्यु का पंजाब पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम हुआ। या तो कारण होंगे या परिणाम होंगे। या तो क्वेश्चन जो होगा उसमें कारण होंगे या क्वेश्चन जो होगा उसमें परिणाम होंगे। किसी भी घटना से पहले होने वाली तमाम घटनाएं कारण है, किसी भी घटना के बाद में होने वाली तमाम घटनाएं उसके परिणाम है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में क्या हुआ, परिणाम। 1849 में पंजाब के विलय के पहले पंजाब में क्या हुआ, कारण। एक ही बात है, किधर से शुरू कर लीजिए आप वहीं पर पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन देख के पहले तो यह समझना जरूरी है कि ये कारण पूछ रहा है या परिणाम पूछ रहा है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। यदि आप रणजीत सिंह को पॉइंट मानते हो तो आप ये मान लिए कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्या था, और अगला साफ साफ संकेत दे रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई थी। क्या आवश्यकता है इस बात को बताने की? इतना सिंपल सा सेंटेंस क्यों लिख रहा है वो कह रहा है उनकी मृत्यु पूरे पंजाब के लिए अराजकता के विस्फोट का संकेत थी।
कि उनकी मृत्यु के बाद पंजाब में अराजकता फैल गई थी। ठीक है, ये तो हम भी जानते हैं पंजाब में अराजकता फैल गई। तो क्या हुआ इससे? तो अब ये है कि उनकी मृत्यु का पंजाब पर क्या प्रभाव पड़ा, पंजाब पे क्या प्रभाव था। फाइनली प्रभाव यह था कि जो पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य विलय हो गया था। तो इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली मेरे से पूछे तब तो क्वेश्चन ये है, ये तो परिणाम है। मैं इसको इधर लेके जाऊंगा कि क्वेश्चन ये है कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु का पंजाब पर क्या प्रभाव पड़ा। मैं इसको चेंज कर सकता था, इस क्वेश्चन को आईएएस में जिसने भी इस पेपर को बनाया था वो चेंज कर सकता था और वो पूछ सकता था 1849 में वे कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने पंजाब के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय को अपरिहार्य कर दिया था। तो हम पहले 10 साल वाली घटना पढ़ते, अब हम बाद के 10 साल वाली घटना पढ़ रहे हैं। 1849 को पॉइंट मानो तो पहले 10 साल वाली, 1839 को पॉइंट मानो तो बाद के 10 साल वाली। लेकिन 10 साल का मसाला चुनना है। मैं यदि इस पे जाऊं कि उनकी मृत्यु पूरे पंजाब के लिए अराजकता के विस्फोट का संकेत थी। फिर एक तो किसी भी क्वेश्चन को करते समय उस क्वेश्चन में जो भी की पॉइंट्स होते हैं उन की पॉइंट्स को अंडरलाइन किया जाना चाहिए। इसमें की पॉइंट्स क्या है? रणजीत सिंह जी की मृत्यु। की पॉइंट्स क्या है? अराजकता का विस्फोट। अराजकता मतलब राज, मतलब राज खत्म हो जाना, कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राज खत्म हो गया था। लोग कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, उसको हम कहते हैं अराजकता, उसको हम कहते हैं अनार्की। तो उनकी मृत्यु के बाद पंजाब में अनार्की हो गई थी। तो अपने को बताना वो कैसे अनार्की हो गई थी, किस प्रकार की अनार्की थी, उसका क्या रिजल्ट निकला आपने। मैं यदि इस पे जाऊं यदि, तो मैं इस पॉइंट पे वापस आऊं कि अराजकता का विस्फोट हो गया था। कैसे? मैं कहूं कि पंजाब में अयोग्य उत्तराधिकारी थे। पंजाब में क्या थे? अयोग्य उत्तराधिकारी थे, इनकम्पिटेंट सक्सेसर जो हुए थे। इस लाइन को जब मैं लिखूं तो मैं पूरा लिखूं कि रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे वो उनके समान सक्षम नहीं थे, इसलिए वो एक पंजाब राज्य को एकीकृत रख पाने के अंदर असफल रहे। खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दलीप सिंह। मैं जब लिखवा रहा था तब भी मैंने बात बताई थी कि खड़ग सिंह रणजीत सिंह का बेटा था, खड़ग सिंह बनता है। खड़ग सिंह का बेटा नौनिहाल सिंह है जो अपने बाप को गिरफ्तार कर लेता है खड़ग सिंह को, और नौनिहाल सिंह बन जाता है। खड़ग सिंह की डेथ होती है जेल के अंदर रहते हुए। खड़ग सिंह को जलाने के लिए गए थे, वापस घर पे आए, उसी दिन नौनिहाल सिंह मर गया था। बाद में रणजीत सिंह का एक और बेटा है शेर सिंह, उसको बनाया गया। शेर सिंह का बाद में मर्डर होता है। एक और बेटा है आपका दलीप सिंह, उसको बनाया गया। और दलीप सिंह के आगे वाली कहानी आप सबको पता है कि उसके साथ में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो तमाम बातें आप जानते हो। एक तो सिंपल सी लाइन, ये बात मैंने आपको लिखवाई। पंजाब का विलय क्यों हुआ था, ये कारण जब पढ़ रहे थे तो इन कारणों के अंदर मैंने एक कारण ये बताया। चीजें वो की वो है, उनको अलग फ्लेवर के अंदर लिखना होता है कि आप किस तरीके से उनको प्रेजेंट कर पाएंगे। तो रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में, उनकी मृत्यु पूरे पंजाब के लिए अराजकता के विस्फोट का संकेत है। आप लिखिए कि हां, 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह के अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई थी। लगातार बदलते हुए राजा तथा आपसी षड्यंत्रों ने माहौल को बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया था। आप लिख सकते हैं इस बात को, उत्तराधिकारी लिखे, वहां पर तीनों चारों के नाम लिखो, ताकि पढ़ने वाले को ये लगे कि नहीं, आपको पता है कि वास्तव में उत्तराधिकारी कौन कौन थे। वरना तो किसी भी राज्य के अंदर अराजकता का कारण किसी बड़े राजा के मरने के बाद में उसके अयोग्य उत्तराधिकारी होते हैं। ये बात मैं औरंगजेब के बारे में भी लिख सकता हूं, ये बात मैं अशोक के बारे में भी लिख सकता हूं, पर मैं एक सिंपल लिखता हूं कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में अराजकता फैल गई थी। अब मुझे औरंगजेब के उत्तराधिकारी तो नहीं याद, मैं सिंपल ये बात लिख सकता हूं कि अशोक के मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी सक्षम नहीं थे, इसलिए मौर्य साम्राज्य एकजुट नहीं रह सका। मुझे उत्तराधिकारी नहीं याद। एक जब मैं ये लिखता हूं कि रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों यथा खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह तथा दलीप सिंह के समय में राज्य पूरी तरीके से पटरी से उतर चुका था, जो लैंग्वेज आपको लिखनी हो, और इन अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई थी। चीजें सटीक वहां पर आती है जहां पर आप लाना चाहते हो। जब नाम लिखते हो पढ़ने वाले को लगता है नहीं यार आप जानते हो, आप केवल तुक्के नहीं मार रहे हो, आपको पता है कि वास्तव में 4 उत्तराधिकारी बने थे, इनमें डोल नहीं थे किसी के अंदर में। और मैं बीच बीच में कई बार मैंने आपको बात बताई कि जब तक राजा सक्षम होता है तब तक अपने मंत्रियों पर कंट्रोल करता है, और जब राजा सक्षम नहीं होता है तो मंत्रियों पर उसका कंट्रोल पूरी तरीके से हट जाता है, और बाद में मंत्री किसी ना किसी का पक्ष लेके और भाइयों को आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं, या मैं कहूं कि अपनी जो तुष्टि होती है उसको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने मुगलों में पढ़ा था कि औरंगजेब के बाद में जितने राजा बने थे उनको कभी सैयद गुट आ जाता है, कभी कोई जुल्फिकार खान आ जाता है, कभी इमादुल मुल्क आ जाता है, कोई ना कोई उनको बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम मराठों के अंदर पढ़ रहे थे कि मराठे है जो मराठों में आपके पेशवा जो है
वो पहले छत्रपतियों को बनाने की कोशिश करते हैं और बाद में जो पेशवा कमजोर हुए तो सिंधिया होलकर हावी होने लग जाते हैं, ये पेशवा को बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। सेम यदि किसी ने ध्यान दिया तो मैं एक बात बोलता हूं बार बार कि लाहौर वाली संधि के टाइम के अंदर मतलब इतने पावरफुल हो गए थे इनके सामंत, गुलाब सिंह डोगरा जो था अंग्रेजों से कश्मीर खरीद लेता है, तो इसका मतलब मंत्री जो है वो राजा पर ज्यादा हावी होते जाए। अराजकता क्यों फैलेगी? किसी भी राजतंत्र में अराजकता का कारण यह है कि राजा की बात नहीं मानी जा रही। कौन नहीं मान रहा राजा की बात? तो मंत्री। तो आप लिख सकते हैं अयोग्य उत्तराधिकारी, लिखते अपने आप में अगली लाइन लिखी जा सकती है। किन अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण राजा का अपने मंत्रिमंडल पर, राजा का अपने मंत्रियों पर, राजा का अपने सामंतों पर कोई अधिकार नहीं बचा था और मंत्री अपनी मनमानी करने लग गए थे। वो गुटों के अंदर विभाजित हो गए थे और वो गुटबाजी राजतंत्र को और कमजोर कर रही थी। ये बंदा कहता है इसको राजा बनाया जाए, ये बंदा कहता है इसको राजा बनाया जाए। खड़ग सिंह अपने बाप नौनिहाल सिंह अपने बाप खड़ग सिंह को गिरफ्तार करके राजा बन रहा है, इसका मतलब गुट बने हुए आपस के अंदर, तो आपसे गुटबाजी नहीं करती। और एक बात इसमें ध्यान रखना, कभी को दोबारा पंजाब का पूछे तो मैंने नहीं लिखवाया होगा कि उधर अपने आर्य समिति काम की भी बात नहीं होती। गुलाब सिंह डोगरा वाला याद रखना, कि गुलाब सिंह डोगरा तो बाद में बाकायदा कश्मीर का स्वतंत्र राजा ही बन जाता है यार, इनसे अलग होकर। जिस प्रकार मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम के अंदर खूब सारे जो उनके मंत्री थे अलग अलग राज्यों की स्थापना कर देते हैं, गुलाब सिंह डोगरा कश्मीर अलग से ले लेता है। तो यहाँ पे डोगरा गुट बहुत ज्यादा हावी हो गया था और इस डोगरा गुट की वजह से भी पंजाब में अराजकता आ गई। और बड़ा रीजन, डोगरे हिंदू थे, रणजीत सिंह सिख थे, तो उनके बेटे सिख, तो सिखों के राज्य में जब हिंदुओं की ज्यादा चलने लगी तो कहीं ना कहीं वो क्लेश होना शुरू हुआ। जो सिखों के दूसरे गुट वाले, जो उनको लगा कि यार ये अपने राजा पे ठीक मनमानियां करते हैं। और एक बात मैं आपको विलियवाड़े में लिखवाता हूं कि उस समय राजनीतिक नेतृत्व और सैनिक नेतृत्व में विवाद की स्थिति आ गई थी। क्यों? तो मैंने आपको बताया था कि रणजीत सिंह की सेना एशिया की दूसरी बड़ी शक्तिशाली सेना थी। कोई सक्षम राजा तो अपनी उस सेना पर नियंत्रण कर सकता है, और यदि राजा सक्षम नहीं होगा तो सेना बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। यहां पर यही हुआ, ये सब जगह देखा गया। चिक्का राजा जैसे ही कमजोर हुआ था, हैदर अली उनका एक सेनापति था, वो वहां पर कब्जा कर लेता है। ये चिनकलीज खान और ये सब उनके सेनापति हुआ करते थे, मुगलों पर बाद में कब्जा करने की कोशिश करते हैं। आप लिखिए कि राजा वर्सेज सेना, कि सेना बहुत पावरफुल होती जा रही थी, उसने राजा की आज्ञाओं को मानना बंद कर दिया था। राजनीतिक नेतृत्व और सैनिक नेतृत्व के अंदर अब जो मतभेद है वो उभर कर सामने आ रहे थे, और यही कारण है कि कालांतर में रानी जिंदा उस सेना को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों से लड़ना चाहती है। बात मैंने बताई है। मैं हमेशा कहता हूं क्लास के अंदर जो मास्टर लिखवाता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है जो वो नहीं लिखवाता है, वो केवल बोलता है। ये तो पिछले कई सालों के अंदर स्टूडेंट की प्रवृत्तियां इस प्रकार की होने लगी कि स्टूडेंट को लगता है नोट्स भरवा दे सर, तो नोट्स भरवा दे, केवल लिखवा दे हमें चीजें, हम याद कर लेंगे इनको। सर आप फालतू इधर उधर की बात मत करो, सर आप तो टॉपिक पे आ जाओ। मुझे लगता है ये फालतू की बात नहीं, ये ही सबसे काम की बात होती है। नोट्स केवल पढ़ने हो तो नोट्स सब वाले बेचते हैं, नोट्स केवल पढ़ने हो तो फिर किताबें मिलती हैं। तो चीजें सुनी हुई चीजें होती है, उनसे आंसर वगैरह लिखने के अंदर कहीं पर चीजों को बोलने में बताने में ज्यादा आसानी रहती है। तो राजा और सेना के बीच के अंदर मतभेद उभर कर सामने आ रहे थे। और राजा कमजोर होगा, जमींदार का दो, सामंत का दो, वो दे, वो अत्याचार करने लग गए थे। कैसे? राजा कमजोर कैसे अत्याचार कर सकते हैं? रेवेन्यू बढ़ा देंगे। राजस्व में वृद्धि करनी शुरू कर दी। मैं फिर कारण आपको बताता हूं कि दूसरे अंग्रेज पंजाब युद्ध के टाइम में मुल्तान के गवर्नर मूलराज और हजारा के गवर्नर चतर सिंह ने विद्रोह किया था। आप वीडियो सुन लेना, मैं फिर उसके अंदर आपको बताता हूं कि इन दोनों, ये जो दोनों गवर्नर थे, अंग्रेजों को राजस्व नहीं चुका पाए थे और इसलिए अंग्रेज इनको हटाकर दूसरे लोगों को बनाना चाहते थे। दूसरे लोगों को बनाने के लिए जब अंग्रेजों ने अपने ऑफिसर भेजे तो इन दोनों ने उनको मार के वहां पर विद्रोह कर दिया था। तो जो सामंत आपका जमींदार है वो कहीं ना कहीं आपके जो किसान है उन पे टैक्स बढ़ा रहा है, इस वजह से किसानों के अंदर अराजकता फैल रही है अपने आप में। यार ये क्या हो रहा है राज्य के अंदर? सेना जो है अपनी मनमानियां कर रही है। सेना ने तो अपनी पंचायतें बना ली थी कि हम जैसे करेंगे वैसे होगा, हमारे अलग सेपरेट पूरा एकदम सिस्टम चलेगा। राजा और मंत्री आपस में नहीं बांध रहे, मंत्रियों के गुट अक्सर राजाओं को उठाने में, राजाओं को गिराने के अंदर मुख्य भूमिका निभाने लग गए थे। अयोग्य उत्तराधिकारी जो थे वो इन परिस्थितियों को समझ नहीं पाए थे। ये तो सीधी सीधी सी बात कि अराजकता के विस्फोट का संकेत था कि अराजकता कहां कहां दिखाई देती है। तो सिंपल पहली बात तो 60-70 शब्दों के अंदर तो ये लिखा जाना चाहिए।
आईएएस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक बहुत अच्छी बात होती है, वो केवल आपसे एक डायमेंशन नहीं मांगता, उसकी कई सारी डायमेंशन होती है। जो मोस्टली बता रहा था कि चर्बी वाले कारतूसों से 57 की क्रांति हुई, तो इसमें केवल चर्बी वाले कारतूस नहीं लिखने, अपने को खूब सारी बातें लिखनी। अब क्वेश्चन है कि उनकी मृत्यु पूरे पंजाब के लिए अराजकता के विस्फोट का संकेत था। तो एक तो ये पूरी बात लिख दी कि हाँ, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में पंजाब में अराजकता फैल गई थी। क्यों? क्योंकि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में उनके उत्तराधिकारी अयोग्य हो गए थे। ये उत्तराधिकारी थे। इन अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण मंत्रियों के गुट बन गए थे। वो अक्सर एक राजा को हटाने तथा दूसरे राजा को बनाने में लगे। आप देखो 10 साल में 4 राजा बन गए, एक राजा को हटाने और दूसरे राजा को बनाने के अंदर लग गए थे, और जो राज्य था वो षड्यंत्रों का अड्डा बनकर रह गया था। आप और लिखिए कि जो सेना थी वो रणजीत सिंह के टाइम में बहुत अधिक पावरफुल हो गई थी। उस सेना के भरोसे ही पंजाब ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था, लेकिन अब सक्षम राजा के नहीं रहने पर वह जो सेना थी वह अब राज्य पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। इसलिए राजनीतिक नेतृत्व और सैनिक नेतृत्व में मतभेद उभर कर सामने आने लग गए थे, और कालांतर में प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के पीछे रानी जिंदा की सेना को समाप्त करने की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा जिम्मेदार थी। आप और लिखिए कि जमींदार और सामंत जो थे उन्होंने अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। वो अक्सर राजस्व बढ़ा दिया करते थे। इन वजह से पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विद्रोह की संभावनाएं उमड़ रही थी। और आप इसी के अंदर अराजकता का और कारण क्या था? अराजकता का और कारण आप लिख सकते हैं रानी जिंदा की महत्वाकांक्षाएं, रानी जिंदा के जो एम्बिशंस थे, ये लिख सकते हैं कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जब उनके पुत्र दलीप सिंह, अल्पवयस्क पुत्र दलीप सिंह को राजा बनाया गया था, तो जो उसकी माता रानी जिंदा थी उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई थी। वो पूरी तरीके से अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। इसलिए रानी जिंदा तथा उनके सहयोगी लाल सिंह, तेज सिंह, मैं नाम बताता हूं, लाल सिंह जो बाद में वजीर बना था, उन लोगों ने अंग्रेजों के साथ में साठगांठी कर ली थी एक प्रकार से। पहले अंग्रेज पंजाब युद्ध के अंदर तो उनकी हार का बड़ा कारण लाल सिंह का विश्वासघात था कि लाल सिंह उधर पूरी सूचनाएं वगैरह दे देता है, हम आज किधर मूव करेंगे किधर मूव नहीं करेंगे। इन सब वजह से पंजाब के अंदर अराजकता फैल गई थी। ये एक बात तो लिखनी है, पर अपने को मॉडर्न इंडिया में हमेशा ध्यान रखना है, अपना मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को गालियां निकालना है। इसलिए ये सारी बात लिख के भाई, ये 60-70 शब्द हो जाएंगे आपके आराम से। भाई 5 पॉइंट लिखोगे, एक में 10-10, 12-12 शब्द लिखोगे, 60 शब्द हो जाएंगे। फिर नीचे लिखो कि हालांकि इन सब अराजकता के अलावा भी, या इस अराजकता के अलावा भी, रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद अंग्रेजी साम्राज्यवाद भी एक मुख्य कारण था जिसने पंजाब में इस अराजकता को बढ़ावा देने का कार्य किया था। आप फिर उसके अंदर लिखो कि जिस प्रकार प्रथम अंग्रेज पंजाब युद्ध के अंदर मेजर ब्रॉडफुट, मैंने लिखवाया है बाकायदा कि लुधियाना के अंदर अपनी सेना लगा देता है, कि मेजर ब्रॉडफुट की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा जिम्मेदार थी। वह पंजाब पर ललचाई नजरों से देख रहा था। इस वजह से इस अराजकता को और बढ़ावा मिला था। आप उसको और कंटिन्यू करो। आप कहोगे जब प्रथम अंग्रेज पंजाब युद्ध के बाद में जब अंग्रेजों ने लाहौर की सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, तो दूसरे अंग्रेज पंजाब युद्ध के लिए पंजाब को कतई जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद डलहौजी ने पंजाब को जिम्मेदार ठहराते हुए पंजाब पर युद्ध थोप दिया था और पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था। ये अंग्रेजों की साम्राज्यवाद की नीति थी। वो रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद ही पंजाब के विलय के अवसर देख रहे थे। 1843 में सिंध के विलय के बाद ये निश्चित हो चुका था कि अब पंजाब का विलय दूर की बात नहीं है। अंग्रेज ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आप वापस लिखो, क्योंकि मैंने बार बार ये लाइन बोली है कि अंग्रेज अफगानिस्तान वाली अपनी बाउंड्री को बहुत सिक्योर करना चाहते थे, और उनको लगता था यार अफगानिस्तान के अंदर यदि कोई दूसरी शक्ति आ गई डायरेक्ट इंडिया पर आ जाएगी, और उनको लगता था कि यार इंडिया पे आ जाए तो इंडिया का वो पोर्शन जो अफगानिस्तान के टच करता वो अपने कंट्रोल में रहे। इसलिए 1838 में रणजीत सिंह को भी त्रिपक्षीय संधि के लिए मजबूर कर दिया गया था कि तू हमसे संधि कर, और हम अफगानिस्तान पे कंट्रोल करना चाहते हैं हमारा। आप और लिखिए कि अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करने के पीछे भी उनकी वह साम्राज्य विस्तार की नीति थी, जिसके तहत वो भारत की भौगोलिक सीमा को या भारत की वैज्ञानिक सीमा को पूर्णतः सुरक्षित करना चाहते थे, ताकि यदि विदेशी किसी अन्य यूरोपीय शक्ति द्वारा, किसी अन्य विदेशी शक्ति द्वारा भारत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाए तो उसको पंजाब से जवाब दिया जा सके। आप इसके अंदर एक लाइन और जोड़ सकते हैं और आप लिखिए और कि इन सब के अलावा भी पंजाब का हरा भरा प्रदेश तो अपने आप में अंग्रेजों को आमंत्रण ही दे रहा था कि आइए और मेरा भरपूर शोषण कीजिए। यहाँ पर जब वो पूरे भारत के अंदर ही कर रहे थे तो यहाँ पर भी कर लिया। मतलब अंग्रेजों के बारे में एक बात तो सब जगह लिखनी है कि भाई हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण तो होते हैं। तो आप कहना ये कारण ये कारण ये कारण तो थे, पर इसके अलावा एक कारण हमेशा ये था कि अंग्रेज कहीं पर भी कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि उनको अपना व्यापार बढ़ाना था, क्योंकि उनको हमारे यहां से धन लूटना था, क्योंकि उन्हें यहां पर अपने जो पैसा लूट लूट के इंग्लैंड भेजना था। इसलिए वो कहीं पर भी इस प्रकार के इंटरफेयर किया करते थे। पहले वो इंटरफेयर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि रणजीत सिंह एक सक्षम राजा थे। दूसरा, रणजीत सिंह ने उनकी लगभग सारी बातें मान ली थी, इसलिए उनको मौका नहीं दिया था। मैंने फिर बीच में बार बार एक सेंटेंस बोला होगा, ऑस्बर्न नाम का एक इतिहासकार उसका सेंटेंस बोला होगा कि रणजीत सिंह की मृत्यु पर उसने कहा था कि कंपनी तो बड़े बड़े ऊंटों को खा चुकी है, इस
मच्छर की तो औकात ही क्या है। तो जब उनके लक्ष्य इन बातों से स्पष्ट हो रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते थे, तो ये तमाम बातें लिखेंगे। आईएएस वाले क्वेश्चनों में होता क्या है कि वो केवल एक चीज नहीं पूछना चाहता आपसे, वो 3-4 जगह की चीजें उठवा के पूछना चाहता है। अब ये कोई क्वेश्चन होता है तो इसके अंदर क्या लिखते हैं, वापस सुनिए आप, दिमाग से, ठंडे दिमाग से बातें सुनिए ताकि आगे वाले क्वेश्चनों में भी काम आए। कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में पंजाब में क्या हुआ था, अराजकता आ गई थी। तो अराजकता, ये तो खुद ही कह रहा है अराजकता आ गई थी। अपने को पहले बताना अराजकता किस प्रकार से आ गई थी, तो अपने बता पा रहे हैं कि अराजकता वो किस प्रकार से आ गई थी, कि अयोग्य उत्तराधिकारियों की वजह से आ गई थी, राजा और मंत्रियों के गुटों के बीच में षड्यंत्र होने लगे थे, इस वजह से आने लग गई थी। राजा का सेना पर नियंत्रण नहीं था, इसलिए आने लग गई थी। जमींदार और सामंत जो थे वो कहीं ना कहीं राजस्व वगैरह बढ़ाने लग गए थे, इसलिए भी कहीं अराजकता की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। रानी जिंदा की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी, वो एकाधिकार स्थापित करना चाहती, इन सबसे हो रही थी। फिर लिखो कि हालांकि इन कारणों के अलावा भी अंग्रेज अपने आप में इस अराजकता के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि प्रथम अंग्रेज पंजाब युद्ध के दौरान मेजर ब्रॉडफुट की लुधियाना के अंदर सेना लगाने की जो प्रवृत्तियां थी, उसकी वजह से सिखों को बढ़ावा मिला था या सिख को उकसाने का प्रयास किया था उसने, और सिखों ने आक्रमण कर दिया था। और फिर दूसरा लिखो कि दूसरे अंग्रेज पंजाब युद्ध के दौरान लाहौर दरबार की कोई गलती नहीं थी। अंग्रेजों का साम्राज्यवाद का यह तरीका ही था कि वो जबरदस्ती उन पर युद्ध थोप के पंजाब का विलय करना चाहते थे। क्यों? लास्ट में फिर 2 बात लिखो, क्योंकि पंजाब के विलय के सहारे वो पंजाब के आर्थिक संसाधनों पर अपना कब्जा करना चाहते थे और भारत की वैज्ञानिक सीमा को अफगानिस्तान की बाउंड्री तक सिक्योर करना चाहते थे। सारी बात आ जाएगी। 3 डायमेंशन है, एक जो ये पूछ रहा है वो डायमेंशन है, दूसरी डायमेंशन अंग्रेज अपने आप। मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन में अंग्रेज नहीं आएंगे तब तो कोई मतलब ही नहीं है उस क्वेश्चन का अपने आप। दूसरी डायमेंशन अंग्रेज है, तीसरी डायमेंशन है कि अंग्रेज ऐसा क्यों करना चाहते थे। एक पैराग्राफ बनना चाहिए आपका 50 शब्दों का जिसके अंदर ये तमाम चीजें है। एक पैराग्राफ बनना चाहिए आपका 30 शब्दों का जिसमें अंग्रेजों वाली बात है। एक पैराग्राफ बनना चाहिए आपका 20 शब्दों का जिसके अंदर कंक्लूड कर दिया जाए आपके। अब इस पैराग्राफ में आप चाहो तो पहले एक लाइन लिख के इसको 5 पॉइंट के अंदर बता दो, फिर इसको 2 पॉइंट या 3 पॉइंट में जितने बताना बता दो, और लास्ट में आपका निष्कर्ष लिख दो। आपको लगे कि नहीं यार पॉइंट्स मेरे याद नहीं आएंगे, आप इसको पैराग्राफ के अंदर लिख दीजिए। एक पैराग्राफ बना दीजिए, फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए। पैराग्राफ चेंज भी कैसे कि जैसे एक ये पैराग्राफ लिखा, यहां से यहां तक की कोई बात लिख दी हमने, है ना। ये बात मान लो यहां पर खत्म होती है, ये बात यहां। तो अगला जो पैराग्राफ किया ना उसको आप ठेठ यहां से मत शुरू कीजिए, आप कोशिश कीजिए उसको यहां से शुरू कर दें। या अक्सर तो ये होता है कि भाई ये पैराग्राफ अपने आधी लाइन में कई बार खत्म हो जाता है कि ये यहां पर खत्म हो गया, आप इसको अगले वाले पैराग्राफ को यहीं से शुरू कर दीजिए। इससे क्या अगले को पता चलेगा बात चेंज हो रही है। जहां पर बात चेंज होती है वहां पर अगले को आगाह कर दीजिए कि देख मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं सिस्टम को, यहां पर तुम तेरे हिसाब से पढ़ लेना। ऊपर मैंने ये रणजीत सिंह वाली बातें लिखी थी, अब अंग्रेजों वाली बात लिख रहा हूं, लास्ट में वापस अंग्रेजों वाली लिख दो, ये हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को अब यदि ये पूछ ले पंजाब के विलय के क्या कारण थे तो भी यही बताना है, कोई ये पूछ ले रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में क्या हुआ तो भी ये बात बतानी, दोनों चीजें आ जाएगी। जो लिखवाया उनसे ही बताना है, कुछ भी नया नहीं बताया। ज्यादा आप ये कह सकते हो कि सर ये मंत्रियों वाला जो